विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान और चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी देंगे, डिस्कस करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज जो थे उनका साम्राज्य सांभर या सपालदक्ष जिसको कहते हैं या शाकंभरी कहते हैं वहाँ पर था। धीरे धीरे उनका राज्य फैलता गया और पृथ्वीराज चौहान ने उस राज्य को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा भी कहा जा सकता है, कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय यानी 12वीं सदी के अंतिम चरण में चौहानों की शक्ति अत्यंत ही बलवती हो चुकी थी और उनका राज्य विस्तार थानेश्वर से जहाजपुर, मेवाड़ और उत्तर में हिमालय की तलहटी से नर्मदा के मुहाने तक हो चुका था। आसपास के कई शासक चौहानों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और उनके सामंत बन गए थे। चौहान राजस्थान की राजनीति के सिरमौर बन गए थे, लेकिन एक तरफ कन्नौज व गुजरात के शासक अभी भी चौहानों के शत्रु थे, यद्यपि वे चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत थे। दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में तुर्कों का बढ़ता हुआ आतंक देश के लिए खतरा बना हुआ था, परंतु ऐसा लगता है कि तुर्कों की बढ़ती हुई शक्ति की पृथ्वीराज ने उपेक्षा की, उसे नज़रअंदाज किया और उससे निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई, जिसका खामियाजा पृथ्वीराज और भारतवर्ष को चुकाना पड़ा। अब हम पृथ्वीराज के प्रारंभिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज का जन्म 1166 में गुजरात में हुआ था। इसके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। उसके पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठा। भाग्यवश उसकी माता कर्पूरी देवी एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रशासक और योग्य महिला थी, जिसने कुशलता से अपने अल्पसंख्यक पुत्र के राज्य को संभाला। उसके राज्य को संभालने में उसके प्रधानमंत्री कदम्बवास या कैम्बवास या कैलास का भी विशेष योगदान था, जिसने राज्य के चारों तरफ शत्रुओं से निपटने के लिए सेनाएं भेजी। कर्पूरी देवी ने सेनाध्यक्ष के पद पर भुवन्नमल नामक व्यक्ति को नियुक्त किया, जो कर्पूरी देवी का संबंध था। ऐसा प्रतीत होता है कि माता का संरक्षक काल 2 वर्ष तक ही रहा और पृथ्वीराज ने लगभग 1180 में स्वयं राजकाज अपने हाथों में ले लिया। इससे ये प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह किसी के अधीन रहकर काम करना नहीं चाहता था, इसलिए वो 2 वर्ष पश्चात ही 1180 में अपनी माता के संरक्षकत्व से मुक्त हो गया, ताकि वह शासन में, प्रशासन में और राज्य में अपने विश्वसनीय लोगों को नियुक्त कर सके, ताकि उनकी सहायता से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी कर सके। पृथ्वीराज गद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन पृथ्वीराज के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थीं।
पृथ्वीराज अत्यंत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह चक्रधारी शासक बनना चाहता था, लेकिन उसके सामने अनेक समस्याएं थी जिनका समाधान किए बिना वह भारत का एक छत्र शासक नहीं बन सकता था। ये समस्याएं थी, प्रथम उसके अपने स्वजनों का विरोध। यह उसकी पहली समस्या थी। उसके स्वजन ही उसका विरोध कर रहे थे, अतः स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना अत्यंत आवश्यक था। दूसरी कठिनाई या समस्या उसके सामने थी दिग्विजय की भावना। पृथ्वीराज चौहान अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था और दिग्विजय की भावना से ओतप्रोत था, जिससे उसे प्राचीन हिंदू शासकों की भांति पड़ोसी राज्यों का दमन करना था। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी, वह थी उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी शत्रु तुर्क मोहम्मद गौरी घात लगाए बैठा था। उसका दमन किए बिना उसकी आभा क्षीण होती थी, अतः पृथ्वीराज चौहान के लिए ये अवश्यंभावी था कि वह गौरी को पराजित करे। चौथी समस्या थी स्वदेशी शत्रु। इनमें थे गुजरात के चालुक्य, बुंदेलखंड के चंदेल, कन्नौज के गहड़वाल, जम्मू और कांगड़ा के राजपूत राजा। तो ये सब उसके समक्ष समस्याएं थी। इन समस्याओं की निराकरण करने के लिए पृथ्वीराज आगे बढ़ा। अब हम देखेंगे कि वो कैसे आगे बढ़ता है और उसकी कौन सी प्रारंभिक विजयें थी। पहली विजय उसकी अपने ही चाचा अपरगांगीय और नागार्जुन पर थी। पृथ्वीराज ने राज्य संभालते ही राजगद्दी को निर्विवाद नहीं पाया। उसके चाचा और नागार्जुन दोनों भाई भाई थे। शीघ्र ही उसके चाचा अपरगांगी ने विरोध का झंडा बुलंद किया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे परास्त कर उसकी हत्या कर दी। फिर भी विद्रोह शांत नहीं हुआ। अपरगांगी के भाई नागार्जुन के विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित रखा और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने गुड़गांव पर हमला किया और नागार्जुन वहाँ से भाग निकला। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके शत्रुओं को मार दिया गया। कुछ को अजमेर लाकर किले की फाटकों व प्राचीर पर लटकाया गया, ताकि कोई भी दोबारा विद्रोह करने का दुस्साहस न करे। दूसरी विजय थी उसकी भंडानकों के खिलाफ। 1182 में उसने भंडानकों पर आक्रमण कर उनका दमन किया। भंडानक जाति गुड़गांव और हिसार के आसपास के निवासी थे। ये लोग भरतपुर, अलवर और मथुरा की तरफ अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। पृथ्वीराज जो एक दिग्विजय की योजना बनाए हुए था, जो बिना इन्हें दबाए पश्चिम में सफल नहीं हो सकता था। यही कारण है उसने भंडानकों पर आक्रमण किया। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ भाग गए। इस प्रकार भंडानकों की शक्ति का भी ह्रास हुआ। अब हम देखेंगे कि पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजयों का महत्व क्या है। इन विजयों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन विजयों के पश्चात पृथ्वीराज चौहानों का निर्विवाद नेता बन गया। उसने स्वजनों के
विरोध को दमन कर दिया और चौहानों का निर्विवाद एवं सशक्त राजा बन गया। उसके पैतृक राज्य में उसके विरोधियों की संख्या कम हो गई। अजमेर और दिल्ली पर उसका अधिकार पक्का हो गया। भंडानकों को परास्त करने के बाद अजमेर और दिल्ली, जो उसके राज्य की दो प्रमुख धुरियां थीं, पर उसका अधिकार पक्का हो गया। अब इन विजयों से पृथ्वीराज को अपनी दिग्विजय की नीति को फलीभूत करने का अवसर मिल गया। दिल्ली पर अधिकार के बाद उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हो गई और वह अपनी दिग्विजय नीति को क्रियान्वित करने की तरफ अग्रसर हुआ। इन विजयों से, प्रारंभिक विजयों से पृथ्वीराज की सैनिक और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। नागार्जुन और भंडानकों की पराजय के पश्चात उनकी सैनिक व आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हो गई, क्योंकि नए क्षेत्रों पर विजय से उसकी आमदनी बढ़ गई और सैनिकों की संख्या में इजाफा हो गया। इस तरह इन प्रारंभिक विजयों के बाद पृथ्वीराज को अपनी दिग्विजय की नीति को पूरा करने का एक अवसर मिला, जिस पर वो आगे बढ़ा। इस संबंध में हम चर्चा अपने नेक्स्ट पीरियड या वीडियो में करेंगे।